यस, आई होप आप लाए होंगे वॉल्यूम नंबर 1। इसीलिए सुबह 4:30 पे मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला था, क्योंकि मुझे आप पे पूरा भरोसा था कि आप नहीं लाओगे, एक्सेप्ट जिनको अभी एग्जाम देनी है। यस, शेवटचा टॉपिक, लास्ट टॉपिक। खूप झाला आता कॉस्टिंग कॉस्टिंग कॉस्टिंग. नाउ इट्स द टाइम टू डू कॉस्ट अकाउंटिंग. We started our journey in this new subject from the basic cost elements. The basic cost elements like understanding cost and management accounting. Then we understood material cost, what is the labor cost, what is the overhead cost and its treatment under absorption costing and activity based costing. Then we proceeded with the various methods of costing. Correct? बहुत सारी मेथड देखी हमने, देखा कि मेथड ऑफ कॉस्टिंग टोटली डिपेंड करता है कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है और वो किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है. उसके बाद हमने देखे कुछ टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग विच साइमल्टेनियसली कवर्स द मैनेजमेंट कॉस्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लाइक कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, द कंसेप्ट ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल्स. तो आई होप अंदर का याद हो ना हो, चैप्टर के नाम आपको जरूर याद होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं. करेक्ट? अब आगे बढ़ते हैं हम. ये जितना भी हमने कॉस्टिंग 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 किया है उसको पूरे को हम समअप करेंगे और ये लास्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे और कुछ ही दिनों बाद हम इस बैच को समाप्त करेंगे, कंक्लूड करेंगे कुछ ही दिनों बाद, आफ्टर फ्यू डेज. So let's start, my dear friends. Chapter number 7, cost accounting system. My dear friends, in an organization, there may be two systems of cost accounting. We have to understand two systems over here. Listen carefully, understand properly. The first system is known as integral system and the second system is known as non-integral system. अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और फिर ध्यान दीजिएगा. मैम ब्रेक में बात कीजिएगा प्लीज. ऋतुजा, हाँ एक्सेप्ट कर रही है, वेरी गुड. अब एक ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो मेंटेन करता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है. करेक्ट? बट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है? कैन आई से विच आर प्राइमरीली इनटू मैन्युफैक्चरिंग. डू यू एग्री विद मी? सी, ऐसा नहीं है कि कॉस्टिंग की जरूरत ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर को नहीं है. एवरी वन नीड्स डिटेल्स अबाउट द कॉस्ट, बट प्राइमरीली हु मेंटेन्स द कॉस्ट रिकॉर्ड्स इज द मैन्युफैक्चरर. सो कैन आई से अ मैन्युफैक्चरर हैज टू मेंटेन two sets of books of accounts. What are those two sets of books of accounts? One under financial accounting and one under cost accounting. Are you understanding? अगर मैन्युफैक्चरर एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, ओनली वन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो उसे कहा जाता है इंटीग्रल. इंटीग्रल ये वर्ड आता है फ्रॉम द वर्ड इंटीग्रेटेड, और इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कंबाइंड विथ. क्या मतलब होता है? कंबाइंड विथ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो काफी कॉलेजेस कंडक्ट करती है, काफी अकेडमीज, इवन एट ZPA वे कंडक्ट 12 स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड विथ CA फाउंडेशन. इसका मतलब है यू आर डूइंग 12 पैरेलली साइमल्टेनियसली विथ CA फाउंडेशन. और दूसरा होता है नॉन इंटीग्रल सिस्टम. अंडर दिस सिस्टम, इंस्टेड ऑफ वन सेट ऑफ अकाउंट्स यू मेंटेन two sets of accounts. What are those two sets of accounts? One is for cost accounting, another is for financial accounting. समझ में आ रहा है? So come to your class books, page number 7.1, और यहां आके हम इसका मतलब लिखते हैं, इसके नीचे लिखते हैं और समझते हैं. करेक्ट? So just go on writing down with me.
Under this system, only one set of books of accounts are maintained for both financial as well as cost account. So जब आप एक ही सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो तो क्या होगा, तो ओनली वन ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड. जब आप एक ही सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो तो ट्रायल बैलेंस भी कितना बनेगा, एक ही ट्रायल बैलेंस बनेगा. जब ट्रायल बैलेंस एक बनेगा तो ओनली वन P&L अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. जब ट्रायल बैलेंस भी एक ही बनेगा तो P&L भी एक ही बनेगा, और जब P&L ही एक बनेगा सो ओनली वन प्रॉफिट इज असर्टेन. एक ही प्रॉफिट असर्टेन होगा, क्योंकि हम सब कुछ एक ही बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, सबकी अकाउंटिंग एक ही जगह हो रही है. समझ में आ रहा है आपको? क्लियर ऑल ऑफ यू? So this is the integral system of accounting under which only one set of books of accounts are maintained by an organization, covering recording transactions of financial accounting as well as cost accounting. Since you are maintaining only one set of accounts, only one trial balance is prepared. Since only one trial balance is prepared, only one P&L is prepared. Since only one P&L is prepared, you ascertain only one profitability. So इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि नॉन इंटीग्रल में क्या होगा. बट लिखते चलते हैं और समझते चलते हैं दैट अंडर दिस सिस्टम separate set of books of accounts are maintained for both financial as well as cost accounting. समझ में आ रहा है? Under this system you maintain the separate set of books of accounts for both financial accounting as well as cost accounting. Now looking at the first branch, can you tell me what will be the consequences? क्या होगा इसके वजह से? Can I say जब दो अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहे हैं, सो टू ट्रायल बैलेंस विल बी प्रिपेयर्ड. डू यू एग्री विद मी? जब ट्रायल बैलेंस ही दो बन रहे हैं तो क्या होगा? कैन आई से टू P&L अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड. कौन से होंगे वो दो P&L अकाउंट? कौन से होंगे दो P&L अकाउंट? वन इज फाइनेंशियल P&L अकाउंट जो हमारा नॉर्मल होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा कौन सा होगा? कॉस्टिंग P&L अकाउंट. और जब P&L दो बनेंगे तो प्रॉफिट भी दो मिलेंगे हमें. कौन से दो प्रॉफिट्स मिलेंगे हमें? नेक्स्ट पेज पे भी राइटिंग स्पेस है. कौन से दो प्रॉफिट्स मिलेंगे हमें दोस्तों? कैन आई से एक मिलेगा हमें फाइनेंशियल प्रॉफिट और दूसरा हमें मिलेगा कौन सा? कॉस्टिंग प्रॉफिट. और मैं आपको अभी बता रहा हूं ये दोनों मैच नहीं होगा, ये दोनों टैली नहीं होगा. क्यों? क्योंकि दोनों के प्रिंसिपल्स अलग है. Financial accounting is based on its principle: debit the receiver, credit the giver. Debit what comes in, credit what goes out. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Costing में ऐसा हमने कहीं पढ़ा है? अभी तक नहीं पढ़ा है. बेसिक फंडास वही है, बट लेजर अकाउंट्स अलग है, उसकी अकाउंटिंग अलग है, उसका नेचर अलग है, सब कुछ अलग है, ऑब्जेक्टिव ही अलग है ना. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिव होता है टू असरटेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन.
कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिव होता है 3, चैप्टर नंबर 1 में चला गया हूं मैं। क्या है 3 ऑब्जेक्टिव्स? कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो जब ऑब्जेक्टिव ही अलग है तो ये प्रॉफिट टैली नहीं होंगे, और जब ये प्रॉफिट टैली नहीं होंगे ना तो हमें इन दोनों प्रॉफिट को करना होगा रिकंसिल, और हमें बनाना होगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? क्या बनाना होगा हमें? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब यहां से ही हमें स्कोप पता चल रहा है इस टॉपिक का, कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या देखना है। वी हैव टू डील विद व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो वी हैव टू डील विद अकाउंटिंग ऑफ इंटीग्रल, accounting of non-integral system, then we have to also deal with the questions where you have to reconcile two profits. अब उसमें कैसे हो सकता है? Find out financial profit also, find out costing profit also, and reconcile both of them. Number 2, financial profit is given, find out costing profit and prepare reconciliation. Number 3, costing profit is given, find out financial profit, reconcile. Number 4, कोई भी 2 चीजें दी और कहेंगे सिर्फ तीसरी चीज बनाओ। एक टॉपिक था सीए फाउंडेशन में एनपीओ, वहां पे ऐसा ही कुछ होता था। देखो, एक था रिसीट एंड पेमेंट, एक होता था इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और एक होता था बैलेंस शीट। करेक्ट? कोई भी 2 चीजें देते थे, कहते थे तीसरा बनाओ, या एक देते थे कुछ इंफॉर्मेशन देते थे और कहते थे 2 बनाओ। समझ में आ रहा है? सो वो ही सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस यहां पे एब्सोल्युटली पॉसिबल है। समझ में आ रहा है सभी को? सो दिस इज हाउ द स्कोप ऑफ द टॉपिक इज डिजाइन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। यहां पे हम 2 अलग अलग अकाउंटिंग बनाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसा मैंने कहा था, अवर ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट असर्टेनमेंट। कॉस्ट असर्टेनमेंट हम कई बार देख चुके हैं, और जब सबसे पहली बार हमने देखा था, दैट टेक्निक was known as absorption costing. Do you agree with me? एक बार क्विकली उसे रिवाइज करते हैं क्योंकि उसके रूट्स इसी टॉपिक से हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट की मैं बात कर रहा हूं विदाउट स्टॉक। लेट अस रिवाइज हाउ वी स्टार्ट अवर कॉस्ट शीट। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वी वर गेटिंग व्हाट? फैंटास्टिक। फिर क्या होता है प्राइम कॉस्ट में? एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, सो यू गेट व्हाट? फैक्ट्री कॉस्ट। वैसे WIP एडलेस होता है, बट अभी हमें विदाउट स्टॉक देखना है। तो फिर उसके बाद मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। उसके बाद में एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, व्हाट यू गेट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Add opening stock of finished goods, less closing stock of finished goods, you get what? Cost of goods sold. Cost of goods sold में फिर हम क्या करते हैं? Add selling and distribution overheads, you get cost of sales. और जब दोस्तों ये cost of sales में add होता है ना प्रॉफिट, तो जाके मिलता है आपको फिगर किसका? सेल्स का। बहुत अच्छे से समझिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं ये आपको पता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या बनता है ये आपको पता है, बट फिर भी मैं यहां पे एक बार लिख रहा हूं, यू डोंट राइट नाउ, जस्ट अंडरस्टैंड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम बनाते हैं प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज वेल एज सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम बनाते हैं कैश बुक। प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन होती है बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स। प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और क्या होता है? आयु फाउंडेशन पास सर कोणाला सांगू नको कसं तरी झालंय। यस, व्हाट यू प्रिपेयर? जर्नल। उसके बाद आते हैं हम सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होते हैं बहुत सारे लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स में फिर यहां हमने देखा है यू हैव पर्सनल अकाउंट्स, यू हैव रियल अकाउंट्स, यू हैव नॉमिनल अकाउंट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, इनकम, कमीशन, डिस्काउंट, एवरीथिंग, ऑल द लेजर अकाउंट्स यू हैव विद यू। क्वेश्चन यहां पे ये अराइज हो रहा है दोस्तों कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं और कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, ये हमें यहां समझना है, और इसके रूट आएंगे यहां से, कॉस्ट शीट से।
समझ में आ रहा है? सो बहुत अच्छे से समझिएगा। कैन आई से कॉस्टिंग में जो अकाउंटिंग मेंटेन होती है उसका जो लास्ट अकाउंट होता है जहां हमें पता चलता है कि कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट लॉस कितना है, दैट अकाउंट इज नोन एज कॉस्टिंग P&L अकाउंट. Why have I written it in front of profit? Because profit वो फिगर है जो कॉस्टिंग P&L से मिलेगी. Do you agree with me? समझना, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन और 2 क्वेश्चंस और फिर ये टॉपिक हो जाएगा. मतलब ऐसा नहीं है मैं कर दूंगा, बट आपको समझने में उतना टाइम लगेगा. सबसे पहला एलिमेंट देखिए, कॉस्ट एलिमेंट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल. इट इज DM एंड नॉट OM. तो अच्छे से देखिएगा. डायरेक्ट मटेरियल के लिए यहां पे एक अकाउंट मेंटेन होता है और उस अकाउंट का नाम होता है, समझिएगा अच्छे से, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. व्हाट हैव आई सेड? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. इसका नाम ऐसा क्यों है? स्टोर. स्टोर मतलब गोडाउन. गोडाउन में हम क्या रखते हैं? मटीरियल. देयरफॉर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. डायरेक्ट वेजेस के लिए जो अकाउंट मेंटेन होता है ना यहां पे, उस अकाउंट का नाम होता है वेजेस कंट्रोल अकाउंट. समझ में आ रहा है? डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए जो अकाउंट होता है उसका नाम होता है डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट. समझ में आ रहा है? अब इन तीनों का रिजल्ट मिलता है हमें प्राइम कॉस्ट. प्लीज ट्राई टू फोकस, अंडरस्टैंड, बाद में लिखना मैडम. अब हम इसमें ऐड क्या करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए जो अकाउंट होता है उसका नाम है फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट. अगर आप ये पूरी प्रोसीजर देखेंगे ना कॉस्ट शीट वाली, तो आपका जो फिनिश गुड बन रहा है वो फिनिश गुड 3 लेवल्स पे, 3 स्टेजेस में जाके बन रहा है. ध्यान दीजिएगा. कैन आई से द लास्ट स्टेज इज दिस? मतलब इस स्टेज पे आके फिनिश गुड पूरा बन जाता है. जो पहली स्टेज है ना डायरेक्ट मटेरियल, वहां पे वो बना नहीं है, वहां पे वो क्या है? रॉ मटेरियल है. फिनिश गुड कब बनता है? वो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड के बीच की स्टेज क्या कहलाती है? WIP. कैन आई से दैट WIP बिकम्स ईयर? जब कुछ मटेरियल, कुछ लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब क्या? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन. मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा. जैसे ही फैक्ट्री कॉस्ट लग जाती है, कैन आई से वो गुड्स फैक्ट्री से बाहर चले जाते हैं. सोच लो, देखो जरा दिमाग पे जोर डालो. जैसे ही फैक्ट्री कॉस्ट लग जाती है वो गुड्स फैक्ट्री से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. डू यू एग्री विद मी? तो अगर मुझसे कोई पूछता है, वैसे पूछेगा नहीं, बट अगर मुझसे कोई पूछता है कि WIP की कॉस्ट क्या है, तो क्या मैं कह सकता हूं 1 2 3? नो, गलत बना दिया. फैक्ट्री ओवरहेड्स, यस, हमारा WIP बनेगा यहां पे. सो ये WIP कंट्रोल अकाउंट. अगर कोई मुझसे पूछता है कि WIP की कॉस्ट कहां से आएगी, तो मैं कहूंगा देखो पहले WIP में मटेरियल कितना लगा, फिर देखो WIP में वेजेस कितना लगा, लेबर कितना लगा, WIP में डायरेक्ट एक्सपेंस कितना लगा, और WIP पे फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना लगा. और यहां मुझे मेरा पहला स्टॉप पॉइंट मिलता है WIP कंट्रोल अकाउंट. हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ये हमें सिर्फ लिस्ट ही नहीं देगा, हमें फ्लो भी देगा कि किस अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट बनेगा, किसके बैलेंसेस कहां ट्रांसफर होंगे. सो ये चीज बहुत अच्छे से समझना है. करेक्ट. उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं? लुक एट द कॉस्ट शीट, एडमिन ओवरहेड्स. तो एडमिन ओवरहेड्स के लिए यहां पे एक दूसरा अकाउंट मेंटेन होता है जिसका नाम है एडमिन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट. समझ में आ रहा है? एडमिन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट लगने के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लगने के बाद, अब वो WIP नहीं बचा, अब वो क्या बन गया? फिनिश गुड्स. तो यहां हम अकाउंट मेंटेन करते हैं फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट.
this is my second stop point. If someone asks कि फिनिश गुड्स की टोटल कॉस्ट क्या होगी, तो कैन आई से WIP में जो अमाउंट लगा प्लस एडमिन ओवरहेड्स जो लगा, दैट विल गिव मी द टोटल कॉस्ट इंकर्ड ऑन द फिनिश गुड्स. और फिर फिनिश गुड्स के बाद हम दूसरा अकाउंट मेंटेन करते हैं फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट. समझ में आ रहा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट. देन वी गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट. ये मेरा नेक्स्ट टॉप पॉइंट है. तो सर फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट दोनों में डिफरेंस क्या आता है? दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट इज फॉर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड cost of sales account is for quantity sold. There may be some opening stock, there may be some closing stock. और फिर ये सब होने के बाद हम ये सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस को कहां ट्रांसफर करते हैं? कॉस्टिंग P&L. सो कैन आई से दिस विल बी लाइक दिस एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स गोज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट. अंडरस्टूड? समझ में आया? इन सब के अलावा ये तो लिस्ट बन गई हमारी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन कौन से अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं. इन सब के अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट मेंटेन होता है अंडर नॉन इंटीग्रल, और वो अकाउंट का सिर्फ नाम लिख रहा हूं, एक्सप्लेन करूंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे. कैन यू सी दिस कलर? नो, आई चेंज. चलो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. सो कम टू योर रजिस्टर. पहले ये सब आपके पास वहां लिखिए. राइट द हेडिंग ऑफ द टॉपिक एंड राइट डाउन दिस ओवर देयर.
ओके, सो अब हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। जैसा मैंने कहा, एक क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे उससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन इतना बड़ा है कि उसका फॉर्मेट बहुत बड़ा है। पहले मैं आपको बता रहा हूं, वैसे हेडिंग्स लिखिए, लीव दोज मेनी लाइंस एंड देन यू स्टार्ट ड्रॉइंग दी फॉर्मेट्स। थोड़ा शॉर्ट में कीजिएगा ताकि हम फास्ट कर सके, शॉर्ट में फॉर्मेट। चलिए, कम टू योर रजिस्टर्स, राइट डाउन हेडिंग question 1 oblique triple A, start from a new page. Even if she find 2 lines below the page, na, you just look at him, what is he doing, that guy Abhijit, what is he doing? Question 1 oblique triple A oblique 7.6 in the book of Vinayak Limited, in the book of Vinayak Limited, नॉन इंटीग्रल कॉस्ट अकाउंट्स। क्या मतलब होता है नॉन इंटीग्रल का? जहां पे 2 सेट्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। विच 2 सेट्स? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन अभी हम किससे डील कर रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हम यहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने वाले नहीं है, वी आर जस्ट गोइंग टू डू कॉस्ट अकाउंटिंग, नॉन इंटीग्रल कॉस्ट अकाउंटिंग। पहले अकाउंट का नाम लिखिए, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। जैसा मैं कह रहा हूं प्लीज वैसा ही कीजिएगा। लीव 9 लाइंस ब्लैंक, राइट नेम ऑफ दिस अकाउंट, सेकेंड अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। फ्लो दिमाग में याद रखिएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट इज फॉर डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस कंट्रोल अकाउंट इज फॉर डायरेक्ट लेबर। लीव 5 लाइंस ब्लैंक, देन राइट फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पे नहीं है, तो ये है ओवरहेड्स चार्ज। मतलब अब देखो तीनों कॉस्ट एलिमेंट्स हो गए। ये पहला कौन सा हो गया? मटेरियल, दूसरा हो गया वेजेस, तीसरा हो गया ओवरहेड। ये तीनों आके कहां मिलेंगे? ये तीनों से क्या बनता है? WIP। तो नेक्स्ट अकाउंट का नाम लिखिए WIP कंट्रोल अकाउंट। इट्स क्वाइट अ बिग अकाउंट। लीव 10 लाइंस ब्लैंक, WIP कंट्रोल अकाउंट, लीव 10 लाइंस ब्लैंक। WIP में अब हमारे प्रोडक्शन की शुरुआत हुई है, उसके बाद उस पे लगता है एडमिन ओवरहेड्स। तो नेक्स्ट अकाउंट का हेडिंग लिखिए एडमिन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। लीव 7 लाइंस ब्लैंक, 6 to 7 लाइंस, देन राइट फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। 2 क्वेश्चंस में आपको आइडिया आ जाएगा हाउ मेनी लाइंस टू बी लेफ्ट, व्हाट इज टू बी डन। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। अब देखो WIP बना, WIP में एडमिन ओवरहेड ऐड हुआ तो जाके क्या बनेगा? फिनिश गुड। उसके बाद क्या आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। वेरी गुड। सो फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट, आई थिंक पेज खत्म हो गया होगा 6 to 7 लाइंस के साथ। नेक्स्ट पेज स्टार्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, लीव 4 to 5 लाइंस ब्लैंक। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, लीव 4 to 5 लाइंस ब्लैंक। उसके बाद लिखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, another 4 lines blank, 4 lines blank, cost of sales, then write sales account, sales account, 3 lines blank, हाफ पेज के लिए चाहिए कॉस्टिंग P&L अकाउंट, 1-2 लाइंस कम ज्यादा डजंट मैटर, कॉस्टिंग P&L अकाउंट। उसके बाद हाफ पेज हो गया कॉस्टिंग P&L। उसके बाद जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर हाफ पेज, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर हाफ पेज। और फिर लास्ट, ये सब हुआ है कि नहीं सही, ये हम चेक करेंगे जब हम बनाएंगे कॉस्टिंग की ट्रायल बैलेंस हाफ पेज के लिए। सर इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आंसर इज नो। पर आ नहीं सकता है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आ भी सकता है। लेकिन एक चीज फिक्स है, इस टॉपिक पे कंसिस्टेंटली हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, ये कंफर्म है। तो क्या आता है, कैसा आता है, बी लिटिल पेशेंट। आज सिर्फ पहला दिन है, पहला लेक्चर है इस टॉपिक का, 4 to 5 लेक्चर्स का ये टॉपिक है।
करेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ये बड़ा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू सो बिग क्वेश्चन सो दैट you can develop your understanding and knowledge based on it. Now please listen to me carefully. एक मिनट सुनिए फिर फॉर्मेट्स बनाइए। हर एक अकाउंट के ऊपर हेडिंग्स मत लिखिए, इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ड्रॉ दी लाइंस। डेट कॉलम यहाँ नहीं है, पर्टिकुलर्स अमाउंट है, लेकिन जो लिखना है हर अकाउंट के ऊपर वो है डेबिट और क्रेडिट। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि कौन सा अकाउंट कब डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट कब क्रेडिट होता है। बट पर्टिकुलर्स अमाउंट ये हेडिंग्स लिखने की जरूरत नहीं है। Draw the formats. यस, तो 1 घंटे का कार्यक्रम है फिक्स, हिलना नहीं है जगह से, क्योंकि हो रही है एक बड़े क्वेश्चन की शुरुआत। और ऐसे 3 क्वेश्चंस आपको मैं आज दूंगा होमवर्क। हाँ, ट्रेडिशनल डे का मतलब कितना, तो यहाँ के आप जैसे पीछे डांस प्रैक्टिस करते हो यहाँ तैयार हो ना, क्या प्रॉब्लम है? बॉयज है ही कितने बेचारे क्लास? 7-10
इसको तो मारना चाहिए पकड़ के, ये मतलब हाँ आप तो मारे तो चलता है। व्हाट वाज दैट मूवी नेम कपिल शर्मा? कुछ मूवी कितनी रियलिस्टिक बनती है ना, कैसे वो सेंस कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या होता होगा। आप हंस क्यों रहे हो? आप उस मूवी का पार्ट हो, खुद पे ही हंस रही है। बेचारा वेदांत अब चुप ही हो गया। एक शब्द बोला 6:30 क्लास में और बेचारा ऐसा चुप हो गया, देखो। ओ माय गॉड। चलो करें स्टार्ट। सो समझिएगा, नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग है। नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग का मतलब है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वी आर डूइंग विच अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग। इन दिस कॉस्ट अकाउंटिंग वी आर प्रिपेयरिंग मेनी लेजर अकाउंट्स। कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, कैसे होता है, किसका फ्लो कैसा होता है, किस अकाउंट के डेबिट में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट में कौन से होते हैं, बहुत सारी चीजें हमें यहां समझना है। रेड पेन अपना निकाल के रखिएगा, हर चीज को हम समझेंगे, देखेंगे, लिखेंगे। खुद का है यूज करो, नहीं है तो मांग लो, और कोई ना दे तो छीन लो। 3 ही ऑप्शंस आपके पास हैं। करेक्ट? करें स्टार्ट। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। शी इज वेरी सायलेंट स्पेक्टेटर, काढी लावायचं काम करते नुसतं। I had very different perception about her before she came to Inter, but now it changed. Digra. We'll talk later. The following balances are shown in the cost ledger account of Vinayak Limited as on 1st April 2018. ओपनिंग बैलेंसेस की बात हो रही है। ओपनिंग बैलेंसेस क्या क्या हो सकता है, सोचो जरा। कहना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल विद मी, बट क्या ओपनिंग स्टॉक ऑफ लेबर होता है? रात्री आपल्याकडे झोपले होते, सकाळी उठले ओपनिंग स्टॉक, नो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स हो सकता है? नहीं। एडमिन ओवरहेड्स हो सकता है? नहीं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो सकता है? नहीं। लेकिन अगर होता है तो उसका मतलब क्या है वो हम समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले WIP अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक, कैनाई से इसका मतलब होता है ओपनिंग WIP। पहला क्वेश्चन है, बुक लाल पीली हो गई चलेगा, बट समझ में आना चाहिए। पिछले पीरियड का क्लोजिंग WIP बिकम्स दिस पीरियड का ओपनिंग WIP। कैन से नाउ इन दिस पीरियड, दिस ईयर, this WIP will be converted to finished goods. So go to your WIP control account, debit side, to balance brought down. $7056 to balance brought down 7056. Have you understood, all of you? फैक्ट्री ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स में बैलेंस है। सर आपने अभी तो कहा था ओवरहेड में बैलेंस नहीं होता, मैं अभी भी यही कह रहा हूं, ओवरहेड में बैलेंस नहीं होता है। लेकिन ओवरहेड में अगर बैलेंस होता है तो उसका मतलब होता है कि कुछ तो अंडर एब्जॉर्प्शन है या कुछ तो ओवर एब्जॉर्प्शन है। देखेंगे, विल नॉट इंटरप्रेट सो अर्ली। फैक्ट्री ओवरहेड्स में बैलेंस दिख रहा है, सस्पेंस है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, बट बैलेंस कैसा है, डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट बैलेंस है। सो कम टू फैक्ट्री ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट, डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 360, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 360। फिनिश स्टॉक अकाउंट, ये क्या होगा? इट इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5274। लिखा सभी ने? उसके बाद एडमिन ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट, फिर से एडमिन ओवरहेड में भी बैलेंस है 180।
सॉरी, अच्छा स्टोर्स लेजर रह गया 9450। ये क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग RM 9450 सबसे पहला ही अकाउंट है। एडमिन ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट 180, करेक्ट। एंड लास्ट इज GLA अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 22320, लास्ट अकाउंट है, देखिएगा। चलें आगे, रिटन ऑल ऑफ यू। नाउ ये तो हुए हमारे ओपनिंग बैलेंसेस। अब हमें दिए हैं ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। कैन यू सी, जो हमारे पास 3 ओपनिंग स्टॉक होते हैं, तीनों आइडेंटिफाई हो गए। ओपनिंग WIP भी है, ओपनिंग FG भी है और ओपनिंग RM भी है। ओपनिंग होगा तो लिहाजा है क्लोजिंग भी होगा। देखते हैं ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009। स्टोर्स इशूड टू प्रोडक्शन, 1 मिनट बाद देखेंगे, ये सेकंड नंबर का पहले देखेंगे। स्टोर्स परचेस्ड 52,400। स्टोर्स का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल, करेक्ट। यहां ये और लिखिए स्टोर्स मींस मटेरियल। सो स्टोर्स परचेज डजंट मींस हमने वेयर हाउस खरीदा है। स्टोर्स परचेज मतलब हमने मटेरियल खरीदा है। अब पहले तो मुझे बताओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बिल्कुल सही, ध्यान देना क्योंकि यहीं से बेस आ रहा है। बिल्कुल सही एंट्री कही आपने। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट होगा, लेजर अकाउंट और कैश बुक को क्रेडिट होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज किसका होता है? मटेरियल। मटेरियल के लिए हम कौन सा अकाउंट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। डू यू एग्री विद मी? क्रेडिट किसको करेंगे? डू यू हैव कैश अकाउंट विद यू? कैश अकाउंट है, कहां है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। हम अभी किस अकाउंटिंग में है? कॉस्ट अकाउंटिंग में। दूसरा इफेक्ट कहीं तो देना पड़ेगा, डू यू एग्री? वो दूसरा इफेक्ट किस बुक में जा रहा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब समझना, कैश और बैंक हमारे पास नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है वो, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हमारे पास यहां बैठा है और वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आ रहा है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है दोस्तों, समझिएगा। इट इज नथिंग बट इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर अकाउंट्स। कम टू योर दिस अकाउंट जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसके पास में आके लिखिए, जहां पे भी आपके पास जगह है इसके पास आके लिखिए, इट इज द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट टू गिव effect of ledger accounts in financial accounting. It is a representative account to give effect to the ledger accounts in financial accounting. मैं ट्रांजैक्शन और आपसे पूछने जा रहा हूं, पहले मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्री बताइएगा। रॉ मटेरियल परचेस्ड फॉर क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, बिल्कुल सही जवाब। सबको समझ में आया? अब यही एंट्री अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में होगी तो क्या होगी? परचेजेस की जगह क्या आएगा? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। इज इट क्लियर? क्रेडिटर है हमारे पास यहां,
क्रेडिटर की जगह क्या आएगा, जीएलए अकाउंट। बस हो गया, इतना ही है ये टॉपिक, हो गया। वेजेस पेड इन कैश, टेल मी एंट्री अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, टेल मी एंट्री अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट क्रेडिट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ध्यान से सुनना और एंट्री बताना। सन्ड्री डेटर्स, सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर्स पेड इन कैश, एंट्री अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। What will be the entry under cost accounting? No entry. Why no entry? Because दोनों इफेक्ट्स क्या है? GLA डेबिट टू GLA क्रेडिट। समझ में आया? मतलब GLA यहां पे सिर्फ क्या काम कर रहा है? एक रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहा है। एंड रिप्रेजेंटेशन इज डन ऑन बिहाफ ऑफ whom? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है? हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन हम सेकंड वाला लिख रहे हैं, स्टोर्स परचेज। स्टोर्स परचेज की एंट्री क्या होगी? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट क्रेडिट। कम टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट साइड, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट साइड टू जीएलए अकाउंट 52,400। और जीएलए अकाउंट के क्रेडिट में आएंगे और वहां क्या लिखेंगे? बाय स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 52,400। समझ में आया सभी को? क्लियर? अब मैं पहले वाला ट्रांजैक्शन करता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले वाले ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है? स्टोर्स इशूड टू प्रोडक्शन। अगेन स्टोर्स का मतलब क्या है? मटेरियल। मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन पहले कहां होता है? वो कौन सा अकाउंट है जहां सबसे पहले गुड्स बन रहा है? WIP। वो देखो एरोस बनाए थे हमने, फ्लो चार्ट बनाया था। तो मटेरियल जब कंज्यूम होता है प्रोडक्शन के लिए तो वो कहां से कहां ट्रांसफर होता है? स्टोर से WIP में ट्रांसफर होता है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। कम टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय WIP कंट्रोल अकाउंट। हाउ मच इज द अमाउंट? 45,370। और ये गुड्स देखो बनने की शुरुआत हो गई है। गुड्स कहां बन रहे हैं? WIP कंट्रोल अकाउंट में। तो टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 45,370। चले आगे? समझ में आया सभी को? अब इससे एक पता है यहां से हमें मॉरल क्या पता चलता है? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये अकाउंट डेबिट कब होता है? व्हेन गुड्स कम्स इन। और ये अकाउंट क्रेडिट कब होता है? व्हेन गुड्स गोज आउट। सो कम टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट साइड और वहां के लिखिए डेबिट व्हेन गुड्स कम्स इन द बिजनेस। डेबिट कब होता है? व्हेन गुड्स कम्स इन दी बिजनेस। और क्रेडिट कब होता है? व्हेन गुड्स गोस आउट ऑफ दी बिजनेस। समझ में आ रहा है? डेबिट व्हेन गुड्स कम्स इन दी बिजनेस एंड क्रेडिटेड व्हेन गुड्स गोस आउट ऑफ दी बिजनेस। अब स्टोर से गुड्स कहां जाएंगे? या तो रिटर्न हो सकता है या प्रोडक्शन के लिए जाएगा, नहीं तो फिर वो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा हमारे पास। इजंट इट? चलें आगे। दो ट्रांजैक्शन समझ में आए? सारी जर्नल एंट्रीज आपके बुक में दी है,
घर जाके तसल्ली से पढ़िएगा, बट अभी समझिए यहाँ पे थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, मटेरियल परचेस्ड फॉर डायरेक्ट इशू टू प्रोडक्शन। क्या मतलब है इसका, पहले तो मतलब समझाओ। मटेरियल परचेस्ड फॉर डायरेक्ट इशू टू प्रोडक्शन, मटेरियल खरीदा, स्टोर्स में आया ही नहीं, सीधा के सीधा वो मटेरियल प्रोडक्शन फ्लोर पे गया, और प्रोडक्शन कहां हो रहा है, कौन से अकाउंट में हो रहा है, WIP में हो रहा है। कैन आई से WIP अकाउंट डेबिट। रुको, आया है मटेरियल तो उसको पैसे तो देना पड़ेगा टू कैश और बैंक, बट कैश और बैंक का रिप्रेजेंटेटिव क्या है, GLA। मतलब एंट्री क्या हुई, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट क्रेडिट। फैंटास्टिक। सो WIP कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में आएगा टू GLA अकाउंट 1135, और GLA के क्रेडिट में आएगा बाय WIP कंट्रोल अकाउंट 1135। समझ में आया सभी को? मतलब स्टोर्स लेजर कुछ नहीं है, एक मेरा गोडाउन, गुड्स गोडाउन में आए नहीं, सीधा प्रोडक्शन पे गया, और प्रोडक्शन के स्टॉप पॉइंट्स हमने बनाए थे। सबसे पहले प्रोडक्शन कहां होता है, WIP में, क्योंकि पहला स्टेज ही वो होता है, करेक्ट। नेक्स्ट, वेजेस पेड टोटल 57,600, समझना, इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट लेबर 2520। कुछ वेजेस डायरेक्ट लेबर को पे किए, कुछ वेजेस इनडायरेक्ट लेबर को पे किए। जो डायरेक्ट लेबर को पे किए ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट होता है, जो इनडायरेक्ट को पे किए हैं वो P&L को डेबिट होता है। मतलब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं। जो डायरेक्ट है उसको वेजेस कहते हैं, जो इनडायरेक्ट है उसको सैलरीज कहते हैं। वेजेस के लिए हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सा अकाउंट है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। लेकिन वेजेस कंट्रोल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कौन से वेजेस आएंगे, डायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, बिल्कुल सही जवाब है। क्यों, ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आया? मतलब यहां पे एंट्री क्या होगी, बताओ मुझे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट क्रेडिट। समझ में आ रहा है? कम टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट साइड to GLA account, wages control account debit side GLA. Find out how much is the direct wages, कितना है, 55,080। आया सभी का ये? Have you got this? Indirect wages will be debited to which account? Factory overheads control account to GLA account. How much is indirect wages, वो तो दिया ही है ब्रैकेट में, 2520, और ये दोनों का पेमेंट हुआ है तो क्रेडिट क्या होगा, GLA। अलग अलग नाम से लिखना पड़ेगा, बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 55,080 and 2520. Check all of you. आया सबको समझ में? चलें आगे। सेल्स वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड, सेल्स वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। वेट, गुड्स बेचते हैं तो या तो कैश मिलता है या चेक मिलता है या कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब डेटर्स। Whenever you sell goods, either of these three accounts will get debited. Which are those three accounts? Cash account, बैंक अकाउंट और डेटर्स अकाउंट। वो तीनों हमारे पास है कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो डेबिट कौन सा होगा, GLA। कंफर्म है, पक्का? क्रेडिट क्या होगा, गुड्स बेचे हैं तो सेल्स अकाउंट। क्या हमारे पास सेल्स अकाउंट है यहाँ? यस, तो एंट्री क्या होगी, GLA अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो कम टू GLA अकाउंट डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट 1,18,800, और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय
GLA account 1,18,800. चेक कीजिए, समझ में आया? चलें आगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इंकर हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस क्या एंट्री होगी? एडमिन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट। कम टू एडमिन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट साइड टू GLA अकाउंट 5,400 और GLA अकाउंट के क्रेडिट में बाय एडमिन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 5,400। सिमिलरली सेलिंग एक्सपेंसेस इंकर हुए हैं तो क्या एंट्री होगी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट क्रेडिट। Everyone getting? समझ में आ रहा है? Are you getting catch hold on the topic? Slowly slowly. Correct? मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे सिंपल है, ये क्वेश्चन खत्म होने तक अगर 50% भी समझ में आ गया, माय जॉब इज डन। उतना ही मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है, इससे ज्यादा नहीं। करेक्ट? फैक्ट्री ओवरहेड्स की एंट्री क्या होगी? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट क्रेडिट। सो 15,600। क्लियर? चलें आगे। स्टोर्स इशूड फॉर कैपिटल WIP। स्टोर्स का मतलब क्या है? मटीरियल। मटीरियल इशूड फॉर कैपिटल WIP। कैपिटल WIP का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इट इज एन एसेट इन प्रोग्रेस। कैपिटल WIP का मतलब क्या होता है? एसेट इन प्रोग्रेस। सिर्फ WIP का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री इन प्रोग्रेस, अनफिनिश्ड गुड्स। कैपिटल WIP मतलब एसेट इन प्रोग्रेस। समझ में आ रहा है? क्या एंट्री होगी? गुड्स बाहर गए बिजनेस के, डू यू एग्री विद मी? तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट तो क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? गुड्स गए किस चीज के लिए? कैपिटल WIP। तो एंट्री होगी कैपिटल WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। एक ही ट्रांजैक्शन है इसलिए हमने ये अकाउंट नहीं बनाया। कैपिटल WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। जब ये एसेट पूरी तरह बन जाएगी ना, तो अब हम इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रांसफर कर देंगे। जब तक ये एसेट पूरी बनी नहीं है, हम उसको कॉस्ट अकाउंटिंग में ही रखेंगे, क्योंकि हम खुद हमारा मटेरियल लेबर यूज कर रहे हैं उस पर। करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर्ड टू वेयर हाउस। पहले लॉजिकली मुझे बताओ, वो डायग्राम चाहो तो आप देख सकते हो आपके बुक में। फिनिश गुड कहां से कहां बनता है? पहले वो होता है WIP। WIP में जो गुड्स कंप्लीट होते हैं ना, उसको कहते हैं फिनिश गुड्स। और वो किस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं? मतलब WIP से फिनिश गुड्स अकाउंट में। समझ में आया? कम टू योर WIP अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड लास्ट लाइन, बाय FG कंट्रोल अकाउंट। मतलब ये वो फिनिश गुड्स हैं जो इस साल पूरी तरह बन चुके हैं, वो है 1,08,000 के। और ये इन कहां होगा? कहां डेबिट होगा? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में। ऑलरेडी वहां आप देखोगे तो कुछ ओपनिंग बैलेंस है। करेक्ट? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, दिस इज द करंट ईयर्स प्रोडक्शन। तो एंट्री क्या हुई दोस्तों इसकी? FG कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। FG कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट।
क्रेडिट। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट, स्टोर्स इशूड फॉर फैक्ट्री रिपेयर्स। स्टोर्स का मतलब फिर से क्या है? मटेरियल। मटेरियल इशू हुआ है, एक चीज तो सर्टन है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? इट इज इशूड फॉर व्हाट? फैक्ट्री रिपेयर। सबसे पहले रिपेयर एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोले तो ओवरहेड। ओवरहेड किससे रिलेटिंग है? फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स। मतलब एंट्री क्या होगी? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। वेरी गुड। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट में बाय फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। It's just a matter of 2-3 questions you do and you'll get the solution. Correct? चलें आगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड टू प्रोडक्शन। फिर से प्रोडक्शन कहां हो रहा है? फिनिश गुड, WIP अकाउंट में। WIP अकाउंट में देखो तो आपके डायग्राम में क्या क्या ट्रांसफर हो रहा है? रॉ मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, वेजेस ट्रांसफर हो रहा है और फैक्ट्री ओवरहेड्स ट्रांसफर हो रहा है। ये उसकी बात कर रहे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स विच आर चार्ज टू WIP, क्या एंट्री होगी? WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट क्रेडिट। फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय WIP कंट्रोल अकाउंट। $16,830, राइट? एग्रीड ऑल ऑफ यू? और इसका दूसरा इफेक्ट कहां होगा? WIP के डेबिट में। $16,830। अगर आप यहां ऑब्जर्व करोगे ना WIP अकाउंट को, तो आपको धीरे धीरे गुड्स बनते हुए दिखाई देंगे। WIP के डेबिट में देखो मटेरियल लगा है, दिख रहा है? मटेरियल कुछ स्टोर से आया, कुछ डायरेक्ट आया है। WIP के डेबिट में फैक्ट्री ओवरहेड्स आए, पर अभी तक वेजेस नहीं आए। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब यहां से हम कुछ इंटरप्रिटेशन करते हैं फॉर दिस अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। क्या इंटरप्रिटेशन होगा? When this account is debited, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट कब होता है? When overheads are paid, जब ओवरहेड हम पे करते हैं। डू यू एग्री? लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट कब होता है? When overheads are absorbed. समझ में आ रहा है? What are you doing? When overheads are absorbed, और ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कौन करते हैं? गुड्स। करेक्ट? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन ओवरहेड्स आर पेड एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब। और यहां से हमें पता चल सकता है कि वेदर देयर इज अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। अदरवाइज डू यू थिंक इस अकाउंट में कभी बैलेंस होना ही नहीं चाहिए? और इस अकाउंट में अगर बैलेंस है तो उसका मतलब होता है अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन। चलें आगे। नेक्स्ट देखो क्या है? एडमिन ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन। लुक एट योर डायग्राम। एडमिन ओवरहेड्स कहां चार्ज होता है? एडमिन ओवरहेड्स कहां चार्ज होता है? फिनिश गुड्स में। एंट्री क्या होगी? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। सो admin overheads control account credit side by finished goods control account 4580 और finished goods के डेबिट में आएगा टू admin overheads control account 4580। समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स टू बी कैरीड फॉरवर्ड आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स टू बी कैरीड फॉरवर्ड, ये वो ओवरहेड्स है जो हमने पे किए हैं।
पर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। कैन आई से दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट। समझ में आ रहा है? कम टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट, क्रेडिट साइड, लास्ट लाइन, बाय बैलेंस carried down, how much it is? 3080। अब देखो फिर से समझो, हमने क्या देखा था? ओवरहेड अकाउंट डेबिट होता है व्हेन ओवरहेड्स आर पेड और क्रेडिट होता है व्हेन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब। अगर इसमें इतना बैलेंस है, इसका मतलब है कैन आई से पेड इज मोर, एब्जॉर्ब्ड इज लेस। इसका मतलब क्या है? कैन आई से कम विद रेड पेन एंड राइट डाउन ओवर हियर, अंडर एब्जॉर्प्शन। व्हाट डज दिस मीन्स? अंडर एब्जॉर्प्शन। हैव यू अंडरस्टूड? अंडर एब्जॉर्प्शन या हम कहेंगे अनएब्जॉर्ब, वट एवर यू से, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन इसको अभी हम कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे यहां से। एक्चुअली अंडर एब्जॉर्प्शन जब होगा तब वो कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं नेक्स्ट पीरियड में, सो इसलिए कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। नहीं तो हमने देखा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जो होते हैं, they are charged to costing P&L account. Correct? Next, selling overheads allocated to sales. अब ये देखो, ये वर्ड से समझ में आएगा। selling overheads allocated to sales का मतलब क्या है? absorb. selling overheads absorb. चेक करो आपका डायग्राम, सेलिंग ओवरहेड्स किस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। मतलब एंट्री क्या होगी? Cost of sales account debit to selling overheads control account credit. So selling overheads control account credit side by cost of sales account 5500, cost of sales account debit side to selling and distribution overhead control account. समझ में आया? चलें आगे। स्टोर्स लॉस्ट ड्यू टू फायर इन स्टोर्स नॉट इंश्योर्ड। अब समझो, रुको। सबसे पहली बात, स्टोर मतलब मटेरियल, लॉस हुआ है, गोज आउट मतलब क्रेडिट होगा। डू यू एग्री विद मी? अब डेबिट कहां होगा? बिल्कुल सही जवाब, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। क्यों? ये मेरा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, तो एंट्री क्या होगी? कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले अकाउंट में आइए, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट में लिखिए बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट 150 और कॉस्टिंग पीएनएल में आइए और डेबिट में लिखिए टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 150। समझ में आया? एडमिन एक्सपेंसेस टू बी carried forward. Can I say closing balance of admin overheads account? Come to admin overheads control account credit side, last line, by balance carried down 850. चाहे फैक्ट्री ओवरहेड्स हो, चाहे एडमिन ओवरहेड्स हो, चाहे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, तीनों डेबिट कब होंगे? व्हेन ओवरहेड्स आर पेड, और तीनों क्रेडिट कब होंगे? व्हेन ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब। आप चाहे तो तीनों पे लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। करेक्ट। एंड लास्ट, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दिया है। फिनिश गुड्स किस अकाउंट में पड़ा है हमारे पास? चेक करो, फिनिश गुड्स अकाउंट में। कम टू फिनिश गुड्स अकाउंट। ये देखो, ओपनिंग है, ये करंट ईयर का प्रोडक्शन है, क्लोजिंग कहां आएगा? क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस कैरी डाउन 14274 14274। सबको समझ में आया या नहीं? यहां तक चेक कर। जितना भी ट्रायल बैलेंस में दिया था ना, वो सबको हमने पोस्ट कर दिया है। हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? इजी है। अब मैं आपको सिर्फ शुरुआत कर रहा हूं, बता रहा हूं ये चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये चैप्टर में मैंने भी इस बुक में ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं,
ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं दो ही पार्ट पे, आपको बनाना है सिर्फ GLA अकाउंट। गुड मॉर्निंग जग्गू, आपको बनाना है सिर्फ GLA अकाउंट, बस सब दे दिया है। और आपको 8 मार्क का क्वेश्चन आया है, प्रिपेयर GLA अकाउंट। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, भरोसा नहीं है मुझ पे तो पास्ट एग्जाम पेपर्स निकाल के देख लो, हम देखेंगे बाद में, बट अभी बता रहा हूं मैं आपको। 8 मार्क्स के लिए ओनली यू हैव टू प्रिपेयर GLA अकाउंट। यही इतना ही बड़ा क्वेश्चन दे देंगे पूरा। हर ट्रांजैक्शन तो GLA में नहीं आ रहा है, कौन सा आ रहा है ये आपको सोचना है, लिखना है। दूसरा आपको दे देंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, आपको कहेंगे बनाओ रिकंसिलिएशन, 8 मार्क का क्वेश्चन, वो भी हम देखेंगे यहाँ। ये जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं ना, इसकी आने के चांसेस 99% नहीं है, पर हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर समझ ही नहीं सकते जब तक हम ऐसे क्वेश्चंस ना करें। देखो जब स्टार्ट किया था, जब कुछ समझ में आ रहा था, मुझे लग रहा है आपके फेसेस देख के लग रहा है 50% आपको अभी समझ में आ गया। डू यू एग्री विद मी ऑल ऑफ यू? तो हो सकता है जब ये क्वेश्चन टैली होगा ना ट्रायल बैलेंस, तब तक 100% या 70-80% भी हो सकता है। शैल वी स्टार्ट? यहां तक सबका हुआ है क्लियर, पक्का 100%? अब बहुत अच्छे से समझना है कि इसको क्लोज कैसे किया जाए, हाउ टू क्लोज दिस क्वेश्चन। एक एक अकाउंट को समझेंगे और आएंगे। वो जो डायग्राम मैंने आपको बताई ना, वो आपके पास रखिएगा, मैं भी मेरे पास खोल लेता हूं ताकि मैं रेफर कर सकूं। ऐसा नहीं है मुझे नहीं आता, आता है मुझे, बट आपके लिए रेफर कर सकूं। सबसे पहले एक एक अकाउंट को समझना, आपको जो लिखना लिखना। आई रियली लाइक अप्रोच ऑफ दिस गर्ल डिग्रा। पूरे क्वेश्चन में इसने हर जर्नल एंट्री लिखी है, ये बहुत अच्छी अप्रोच है, लेट मी टेल यू। मैंने आपसे कहा था कि बुक में मैंने सब कुछ दिया है, दिया तो मैंने बहुत कुछ है, आप पढ़ते कितना हो ये आपको भी पता है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के लिए एक एक एंट्री इसने लिखी है। बहुत अच्छी बात है वो, क्योंकि लिखते हो ना तो वो परमानेंटली फिट होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करें स्टार्ट? चलो सबसे पहला अकाउंट क्लोज करते हैं, विच इज दैट अकाउंट? स्टोर्स लेजर कंट्रोल। इसकी पूरी कुंडली समझ लेते हैं, चीर फाड़ कर लेते हैं अकाउंट को। है क्या ये अकाउंट, क्या होता है ये अकाउंट? क्या है? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। इट डील्स विद मटेरियल। मटेरियल मतलब जो गोडाउन में, गोडाउन में मटेरियल आता है और जाता है, एज सिंपल एज दैट। गोडाउन में हमारे पास है कुछ ओपनिंग स्टॉक, यस। गोडाउन में कुछ हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक, जो अभी मेरे पास अभी इस अकाउंट में नहीं है। आपको समझना, अकाउंट को अगर समझोगे तो समझ में आएगा कि बैलेंसिंग फिगर होगा क्या। मटेरियल आएगा कैसे? हम खरीदेंगे। चेक करो, कैन यू सी परचेजेस ऑन द डेबिट साइड? यस। पता है मटेरियल आने के और भी जरिए हैं, सोर्सेज है। मैंने प्रोडक्शन को दिया, उसने वापस दे दिया। डू यू एग्री? मटेरियल जाने के क्या क्या सोर्स है ये देखो। सबसे पहले यूज फॉर प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के लिए यूज होता है वो जाता है WIP में। एरो देख लो आप, स्टोर से एरो कहां जा रहा है? WIP में। क्या वो गया? यस। इस क्वेश्चन में गया, समझना। अगले क्वेश्चन में अगर नहीं गया तो हो सकता है वो बैलेंसिंग फिगर हो, इसलिए ध्यान देना है बहुत अच्छे से। कुछ मटेरियल, ये है ऑप्शनल ट्रांजैक्शन। कुछ मटेरियल कैपिटल एसेट के लिए यूज किया, कुछ मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया, ये सब क्या है? ऑप्शनल ट्रांजैक्शन। कुछ मटेरियल इनडायरेक्ट एक्टिविटी के लिए यूज हुआ है, तो वो कहां जाएगा? ओवरहेड्स अकाउंट में गया। देखिए अब मेरे पास जो बचना चाहिए वो इस अकाउंट में होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस। डू यू नो क्लोजिंग बैलेंस? मतलब इस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा। कम ऑन, निकालते हैं फास्ट। हैव यू गॉट 12830? यहां लिखिए बाय बैलेंस कैरीड डाउन। और अगर आप चाहो तो खुद के लिए लिख सकते हो, मेरे लिए नहीं। यहां पे इसके नीचे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या है ये? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। समझ में आया? क्लियर? सरमन ऑल ओके? केदार फाइन? पक्का?
है, जिंदा है? अब साथ साथ में हमें बनाना है ट्रायल बैलेंस। एक अकाउंट को लेके टॉप टू एंड खत्म करेंगे और ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करेंगे। पहले तो बताओ इस अकाउंट में कैसा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? देवा, अजूनही ते कन्फ्युजन आहे, इंटरला आले तरी ते कन्फ्युजन आहे की डेबिट म्हणायचं की क्रेडिट म्हणायचंय. बाबा काय करते रे, याला डेबिट बॅलन्स म्हणतात. जग्गू म्हणते बरं झालं मला नाही विचारलं, मला विचारलं तर अजून सरांनी काय केलं असतं काय माहित. दिस इज डेबिट बॅलन्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. कम टू योर ट्रायल बैलेंस. डेबिट साइड, स्टोर्स, लेजर, control account. How much was the amount? 12830. Have you understood this account properly? पक्का clear all of you? अब आते हैं सेकेंड अकाउंट में, वेजेस कंट्रोल अकाउंट. वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट कब होता है और क्रेडिट कब होता है? सबसे पहले डेबिट होता है व्हेन वेजेस आर पेड, और क्रेडिट कब होता है? व्हेन वेजेस आर एब्सॉर्ब. एक्चुअली कोई भी नॉमिनल अकाउंट लो ना, एक्सपेंस अकाउंट, उसकी कहानी यही होगी, चाहे ओवरहेड्स हो या वेजेस हो. क्या स्टोरी होगी इसकी? दे आर डेबिटेड व्हेन इट इज पेड, दे आर क्रेडिटेड व्हेन इट इज एब्सॉर्ब. बेचारा देखो डेबिट तो हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ है. जरा भावनाएं समझो, डायग्राम में आओ और देखो वेजेस कहां एब्सॉर्ब होते हैं? WIP. मतलब ये पूरे वेजेस कहां ट्रांसफर होंगे? WIP. जब तक ना दिया हो ना, कोई भी क्लोजिंग बैलेंस अज्यूम मत करना, क्योंकि मैंने क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी क्या पढ़ा है, नॉमिनल अकाउंट में कभी भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है. तो कम टू क्रेडिट साइड, राइट डाउन बाय WIP कंट्रोल अकाउंट. ट्रायल बैलेंस में लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है. आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में. क्या देखा था हमने? इट इज डेबिटेड व्हेन ओवरहेड्स आर पेड एंड क्रेडिटेड व्हेन ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब. चेक करो, देखो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है वो अलग बात है, लेकिन व्हाट इज द पोजीशन चेक करो. फैक्ट्री ओवरहेड्स पे किया हमने. कैन यू सी ऑन डेबिट साइड GLA. फैक्ट्री ओवरहेड्स में कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल भी आया था तो वो भी डेबिट हुआ है. अब फैक्ट्री ओवरहेड्स कुछ एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए, एब्जॉर्ब होते हैं वो कहां जाते हैं? WIP में. ये है क्लोजिंग. आइडियली दोस्तों मैं आपको बताऊं ना, ये अकाउंट टैली होना चाहिए, पर ये टैली नहीं हो रहा है. और ये टैली क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां है अंडर एब्जॉर्प्शन, और अंडर एब्जॉर्प्शन कहां जाएगा? कॉस्टिंग PNL. सबसे पहले यहां आओ और इसके नीचे लिखो, आपने लिखा है ना बाय WIP कंट्रोल अकाउंट, इसके नीचे लिखो एब्सॉर्ब. और अब हम करेंगे क्रेडिट बाय कॉस्टिंग PNL अकाउंट, और इसके नीचे क्या लिखेंगे? अनएब्सॉर्ब. समझ में आ रहा है? Is it coming 570? Have you understood all of you? भाई जितना फैक्ट्री ओवरहेड पे किया है, वेजेस की तरह देखो कितना सीधा है हमारा वेजेस अकाउंट. बेचारा जितना पे हुआ है पूरा एब्जॉर्ब हो गया, बहुत अच्छी बात है. लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड जितना पे किया है पूरा एब्जॉर्ब नहीं हुआ है. क्लोजिंग बैलेंस होने के बाद भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, और जो नहीं हुआ है उसे कहते हैं अनएब्जॉर्ब. और अनएब्जॉर्ब मेरा लॉस है, और वो लॉस कहां डेबिट होगा? कॉस्टिंग PNL अकाउंट. मेरी बात ध्यान से सुनना, इस अकाउंट के दो इफेक्ट्स होंगे. सबसे पहले तो चलो कॉस्टिंग PNL के डेबिट में एक्सपेंस है उसे लिखो. क्या आएगा यहां पे? टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट. हाउ मच वाज द अमाउंट? 570. और दूसरा इफेक्ट पता है कहां आएगा? इसमें क्लोजिंग बैलेंस है, वो भी डेबिट बैलेंस है, तो वो कहां आएगा? ट्रायल बैलेंस में. कम टू योर ट्रायल बैलेंस. क्या लिखोगे वहां? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 3080. समझ में आया? पक्का 100%? चलें आगे.
फैंटेस्टिक। चलो माय डियर फ्रेंड्स, पहली तीनों ब्रांचेस देखो आके कहां मिल रही है। पहला प्रोडक्शन कहां हो रहा है? WIP में। अच्छा, WIP से प्रोडक्शन होके कहां जाना चाहिए? फिनिश गुड्स में। ये फ्लो याद रखना। आओ आपके WIP अकाउंट में आइए, देखिए वहां क्या पोजीशन है। ओपनिंग WIP है? हां है। देखो ये क्या है? मटीरियल। ये डायरेक्ट, ये दोनों मिला के क्या है? मटीरियल। ये क्या है? ओवरहेड्स। वेजेस लिखे थे ना हमने? मैंने नहीं लिखे। ये देखो हमने यहां इसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं की। फिर 55080 टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। सो देखो WIP अकाउंट में मेरे पास क्या क्या है? ये दोनों मिला के मटीरियल है, ये मेरा लेबर है और ये मेरा ओवरहेड्स है। मतलब WIP को जो जो डेबिट होना था हो गया। अब WIP में जो गुड्स होंगे उसके दो ही पॉसिबिलिटी है, समझना, टेक्निकल है। या तो उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% होगा या 100% नहीं होगा। डू यू एग्री? अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% होगा ना तो वो WIP नहीं कहलाएगा, वो क्या बन जाएगा? फिनिश गुड। और जैसे ही वो फिनिश गुड बनेगा ना, वो WIP से ट्रांसफर होगा फिनिश गुड में जो आपको ऑलरेडी दिया है। मतलब अब जो नहीं दिया है ये वो WIP है विच इज द क्लोजिंग WIP। मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर कम टू क्रेडिट साइड, राइट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन इनटू ब्रैकेट, खुद के लिए क्या लिखोगे आप? क्लोजिंग WIP एंड हाउ मच इज द बैलेंस। Is it coming 17471? Is it coming this much? Check all of you. 17471। फिर से कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। कम टू ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड 17471 WIP कंट्रोल अकाउंट। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? पक्का? आज के पूरे लेक्चर में एक ही होमवर्क, एक ही क्लास वर्क होगा, चलेगा। होमवर्क में ज्यादा दे दूंगा, डोंट वरी, बट समझ में आना चाहिए। और आज ही कह रहा हूं, चलो मजाक साइड में, एक ही क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, लेकिन वो एक क्वेश्चन को पेशेंटली बैठ के करना है, पूरा अच्छे से समझ के। और ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया ना, ये कहीं किसी बुक में नहीं है, ये मेरा होम प्रोडक्शन है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। करेक्ट? मेरे कॉपीराइट की प्रोटेक्शन करना आप। चलें आगे। WIP हुआ। अब एडमिन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। फिर से ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कब डेबिट होता है? व्हेन इट इज पेड। और कब क्रेडिट होता है? व्हेन इट इज एब्सॉर्ब। एडमिन ओवरहेड्स कौन एब्सॉर्ब करता है? जरा चेक करो ये डायग्राम में। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ये देखो डेबिट में ओपनिंग था, ये आ गया पेड। सर ये एब्सॉर्ब भी हो गया और ये क्लोजिंग। अब अगर कुछ बैलेंस बचा ना तो वो होगा अनएब्सॉर्ब। पहले जरा देखो पोजीशन क्या है, कोई बैलेंस है क्या? हाँ, तो ये क्या होगा? अनएब्सॉर्ब। पहले मैं ठीक उस अकाउंट की तरह यहां आके इसमें नीचे लिखता हूं एब्सॉर्ब्ड एंड अनएब्सॉर्ब्ड। फिनिश गुड्स वाला जो था वो था एब्सॉर्ब्ड और ये अमाउंट जो है दैट इज अनएब्सॉर्ब्ड। इज इट कमिंग 150? अंडर एब्सॉर्प्शन है, लॉस है कॉस्टिंग P&L के डेबिट में। और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कहां आएगा? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। सर फिर ये क्लोजिंग बैलेंस मतलब एक्चुअली होता क्या है? कैन आई से प्रीपेड ओवरहेड्स? ओवरहेड्स पेड इन एडवांस। मैं देखो ना, डेबिट साइड इज ओवरहेड्स पेड एंड क्रेडिट साइड इज एब्सॉर्ब। तो पेड इज मोर देन एब्सॉर्ब, मतलब प्रीपेड है ये, क्योंकि एब्सॉर्ब भी निकाल लिया हमने, अनएब्सॉर्ब भी निकाल लिया। करेक्ट? चले आगे। ऑब्वियसली यस, बट यहां हम बैलेंस शीट नहीं बनाते तो हम उसको क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं। अब देखो
सारे गुड्स। हम अब कौन सी ब्रांच पे आ गए हैं? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में क्या होता है समझिए। फिनिश गुड में कॉस्ट कहां कहां से आती है? WIP से और एडमिन ओवरहेड से। और फिनिश गुड्स अब बनके जा कहां रहे हैं? देखो उसका फ्लो कहां है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। जरा आओ देखो क्या है और क्या नहीं है। ये देखो सर ओपनिंग फिनिश गुड्स है, ये देखो WIP से जो गुड्स बन के आए वो है, ये देखो सर एडमिन कॉस्ट भी है। सर क्लोजिंग दिया है, क्या नहीं दिया है? दोज फिनिश्ड गुड्स विच आर ट्रांसफर्ड टू कौन सा अकाउंट? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। मतलब यहां क्रेडिट क्या होगा? बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। Is it coming 103580? ये फिगर पता है क्या है? नहीं सर आप ही बता दो हर बार की तरह। ये फिगर है दिस इज द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। अगर मैं सीधी भाषा में कहूं तो ये है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो गुड्स जो हमने बेचे हैं ना, ये उसकी क्या है? कॉस्ट है। आपके पास एक अकाउंट है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, करेक्ट? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट के डेबिट में आइए और लिखिए टू FG कंट्रोल अकाउंट। लिखा। और फिनिश गुड अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस है दोस्तों, ये कहां जाएगा? ट्रायल बैलेंस में जाएगा। सो कम टू योर ट्रायल बैलेंस। $14,274। हैव यू गॉट दिस? पक्का? चलें आगे। फिनिश गुड्स बन गए। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। देखिए जरा डायग्राम क्या होता है। डेबिट होता है जब ओवरहेड्स पे होते हैं, और एब्जॉर्ब किस अकाउंट में होता है? ये कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। चेक करो, डेबिट हुआ है, पे हुआ है, और क्रेडिट जो एब्जॉर्ब हो गया है, क्या इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस दिया है? नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब जो भी 500 रुपए बचा है ना, वो क्या है? अनएब्जॉर्ब्ड है। चलो आके लिखते हैं 5,500 is absorbed and 500 is unabsorbed। सर यहां हम उसको अज्यूम नहीं कर सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस? नो। जब तक दिया नहीं हम प्रीपेड कैसे अज्यूम कर ले, राइट? तो भी जरूरी नहीं है कि क्लोजिंग होगा ही होगा। करेक्ट। कम टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट साइड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट 500। अब देखो हम किस ब्रांच में है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स इसमें आ गए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब ये पूरी कॉस्ट कहां ट्रांसफर हो जानी चाहिए? कॉस्टिंग P&L अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स पूरी तरह कहां ट्रांसफर होगा? कॉस्टिंग P&L अकाउंट। कम टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट साइड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। फिर है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में दिख रहा है सेल्स, सेल्स है मेरी इनकम, कहां जाएगा? टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। और अब कॉस्टिंग P&L में सारे एक्सपेंसेस आ गए हैं, सारे इनकम आ गए हैं, और अब कॉस्टिंग P&L में दोस्तों जो भी बैलेंस बचेगा वो क्या होगा? मेरा
profit as per costing P&L account. Have you got this, all of you? 8350. आया सभी का? प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है. कम टू ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट साइड. लिखा. अब लास्ट है जीएलए अकाउंट. जीएलए अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होगा, करेक्ट. उसका तो कुछ सेटलमेंट होना नहीं है. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द बैलेंस. क्रेडिट साइड टोटल इज ग्रेटर, so to balance carry down. Is it coming 41655? क्रेडिट बैलेंस है, सो आएगा 41655. ट्रायल बैलेंस टैली करने से पहले ना एक चीज याद रखना, भूल मत जाना, एक अकाउंट अभी भी लिखना बाकी है. कैपिटल WIP अकाउंट हमने बनाया नहीं था क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन था, राइट. उसमें डेबिट बैलेंस था. क्यों? एंट्री क्या थी? कैपिटल WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड. और अब टोटल लेते हैं ट्रायल बैलेंस की. फिंगर्स क्रॉस, चेक करो क्या ये टैली हो रहा है या नहीं. सर चेक क्या करना सर, दिख ही रहे ना सर सामने. प्लीज अंडरस्टैंड, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनते हैं. मतलब यू डोंट प्रिपेयर बैलेंस शीट अंडर कॉस्टिंग सेपरेट, इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि आप एसेट्स रिकॉर्ड नहीं करते हो, लायबिलिटीज रिकॉर्ड नहीं करते हो, करेक्ट. यू आर रिकॉर्डिंग ओनली एंड ओनली डेटा रिलेटिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग. Have you understood, all of you? Pakka? Clear? Come to your index and post this question over there. And don't forget to give the cross referencing over here. Write down the page number of your register by solving this question. Page number of your register we are solving this question. लिखा. अब जरा सिर्फ समराइज करते हैं टॉपिक में. देखिए आप देख रहे हैं क्वेश्चन 1 हमने देखा, एक बड़ा क्वेश्चन था नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग का. क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, एक ही क्वेश्चन आपका होमवर्क है. इट्स एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन नंबर 1. एक वर्ड पे ध्यान देना जिसको मैंने हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, बोल्ड किया है, रेड किया. मतलब मेरे तरफ से जो मैं कर सकता था सब मैंने किया है ना. तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा. और आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है एज ऑन 30th सितंबर. क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे, छोटा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है.
जहां पे आपको पूछा गया है पास द जर्नल एंट्रीज इन द कॉस्ट बुक्स मेंटेन ऑन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये अभी हम करने जा रहे हैं आपके रजिस्टर में। आइए राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3/AAA/7.7। क्वेश्चन नंबर 3/AAA/7.7। अब समझिए, पास जर्नल एंट्रीज इन द कॉस्ट बुक्स मेंटेन ऑन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर द फॉलोइंग मटेरियल इज इशूड, इशू हुआ है, कैन आई से स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्रेडिट क्योंकि इशू हुआ है, गोज आउट। अब किस चीज के लिए इशू हुआ है, कुछ है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल मतलब कहां डेबिट होगा, WIP में, लेकिन इनडायरेक्ट कहां डेबिट होगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो एंट्री क्या हुई, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। राइट इट डाउन, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट 5,50,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट 1,50,000 to stores ledger control account credit. How much? 7 lakhs. चले आगे, allocation of wages समझो, wages account debit होता है when wages are paid, wages account credit होता है when wages are allocated. Can I say wages control account credit होगा। अब देखो wages allocate कहां कहां हो रहा है, some are डायरेक्ट वेजेस जब अलोकेट होता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, WIP कंट्रोल अकाउंट, और इनडायरेक्ट वेजेस होता है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो एंट्री क्या होगी, लिखिए WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। पहला लेक्चर इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, दे स्ट्रगल अ लॉट फॉर दिस टॉपिक, और आने के लिए ये टॉपिक 12 मार्क के लिए भी आ चुका है एग्जाम में, और एक क्वेश्चन तो फिक्स है, श्योर शॉट है एवरी एग्जाम। आई मीन आई हैव नॉट सीन हार्डली, मे बी इफ आई एनालाइज 20 पेपर्स यू विल गेट हार्डली 1 or 2 पेपर जहां इस पे क्वेश्चन नहीं है। एवरी टाइम देयर इज अ क्वेश्चन, यू कैन सी प्रोबेबिलिटी 18 out of 20, so that's a huge probability, 90%. अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, अब ये टैक्टिकल है जरा, फैक्ट्री ओवरहेड्स 20,000 इज ओवर एब्जॉर्ब और एडमिन ओवरहेड्स 10,000 इज अंडर एब्जॉर्ब। पहले तो अंडर देखते हैं, अंडर हमको पता है, अंडर लॉस होता है तो कॉस्टिंग P&L डेबिट टू एडमिन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। राइट डाउन नंबर 3, कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट 10,000 टू एडमिन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 10,000। समझ में आया। और ओवर एब्जॉर्प्शन की एंट्री क्या होगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। राइट, फैंटास्टिक, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। आप देख रहे हैं इसके बाद यही नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, या आपसे कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स बनाने के लिए कहा है, नॉट ऑल दी अकाउंट्स। फिर यहाँ से इंटीग्रल स्टार्ट हो रहा है, इंटीग्रल की अकाउंटिंग तो बहुत आसान है क्योंकि एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं ना, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। इंटीग्रल, नाउ हियर यू सी those question starts what I asked you, what I told you. You have to prepare P&L. P&L means financial P&L. You have to prepare
costing P&L and you have to reconcile its profit. You can see this is the one of the favorite question of ICI. I mean, if 10 times questions are asked on this topic now, at least 6 to 7 times question is asked on this part. You can see this is how the topic is entirely splitted. Correct? So I hope you understood whatever we did today. समझ में आया सभी को? Correct? So your homework is only one question, that is question number 2. See you tomorrow in the next lecture. Thank you very much.